गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम संजीत कुमार है और मैं पिछले 10 सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज ए पर्सनल ऑफिसर और लीगल ऑफिसर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस पे चलता है और जो भी विभागीय काम होता है उसके दौरान हमें हर कदम पे किसी न किसी रूल्स और रेगुलेशंस को अप्लाई करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो हम रूल अप्लाई करते हैं हो सकता है कि वो रूल जो है वो आउटडेटेड हो चुका हो और उस रूल की एप्लीकेबिलिटी जो है वो नहीं बनती हो। और कई बार जानकारी की कमी के कारण हम जो है पुराने रूल को कोट करते हैं जिससे कि हमें ऑफिशियल फंक्शनिंग में दिक्कत आती है। तो पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंस के बेस पे मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बीच बीच में आएगी, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंजेज होएगी, तो मैं आप सबको टाइम टाइम पे अप्राइज कराता रहूं जिससे कि आप अपने आप को अपडेट कर रख सकें और आपको अपने काम करने में सहूलियत हो सके और आप जो है विभाग के काम को अच्छे से संचालित कर सकें। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, खास करके महिलाओं के ऊपर आधारित है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनको छुट्टी लेना होता है और छुट्टी है वो सेंट्रल सर्विस रूल 1972 जो कि लीव रूल जो है उसके नाम से जाना जाता है, सेंट्रल सीसीएस लीव रूल 1972 जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों, महिलाओं के लेके इसलिए है क्योंकि जस्ट दैट जो है लेडीज हैं वो भी काफी महिला एम्प्लॉय भी डिपार्टमेंट में काम करती हैं। एंड ऑल्सो इफ यू सी दी डेमोग्राफी ऑफ दिस कंट्री, 50% जो पॉपुलेशन है हमारा वो महिलाओं का है और महिलाएं आज की डेट में हर क्षेत्र में काफी अच्छा कर रही है। दे आर डूइंग वेरी वेल इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द career, and the country cannot progress until unless we ensure the progress as well as the equality of the women also। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैटरनिटी लीव को लेके है कि महिलाओं का इंटाइटलमेंट मैटरनिटी लीव के लेके किस तरीके से है और कितने दिनों का है और मैटरनिटी लीव लेने के लिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो दोस्तों, मैटरनिटी लीव जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाली महिलाओं के लिए इसकी मैक्सिमम एप्लीकेबिलिटी जो है वो 180 डेज की है फॉर लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस। 180 डे जो छुट्टी देने का प्रावधान है मैटरनिटी लीव। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि मैटरनिटी लीव 6 महीने के बाद यदि कोई महिला चाहती है, हेल्थ रीजन की वजह से उसको और कंटिन्यू करना चाहती है, तो वो 2 साल तक के कंटिन्यूएशन का प्रावधान है 180 डेज के बाद विदाउट एनी प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। तीसरा पॉइंट है मैटरनिटी लीव को लेके कि मैटरनिटी लीव जो है वो लीव किसी और भी लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होता है। साथ ही साथ मैटरनिटी लीव के लिए किसी प्रकार की कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, मैटरनिटी लीव का प्रावधान कहां से आया? आपको पता है कि जो लेडीज की पोजीशन है, जो प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी का पीरियड आता है, लेडी जो है पासेस थ्रू एन पोटेंशियल इमोशनल ट्रॉमा विच वी कैन से, जिनमें कि उनको काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ये परेशानी मानसिक भी हो सकती है और ये परेशानी कई फिजिकल भी हो सकती है। तो उसी को देखते हुए ये मैटरनिटी लीव देने का प्रावधान है। दोस्तों, आपको पता है कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 42 कहता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क फॉर दी प्रेग्नेंट लेडीज। So although directive principle of a state policy is not binding in nature, it is not enforceable. However, the government machineries have to ensure the enforcement of the provisions for the public welfare or for the interest of the public of this country। जब मैं देखता हूं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का नाम सुना होगा आपने। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एक ऐसा ही एक्ट है जो कि महिलाओं के, वर्किंग महिलाओं के प्रेगनेंसी के बाद के छुट्टी को उनके कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है।
दोस्तों, मैं भी आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की तरफ लेके चलता हूँ। एक ऐसा एक्ट है जो महिलाओं के सर्विस कंडीशंस को प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के बाद के कुछ पीरियड के लिए रेगुलेट करता है। उनमें उनको कई तरीके की इम्यूनिटी दी गई है, जिसमें कि महिलाओं को सस्पेंशन नहीं दिया जा सकता प्रेगनेंसी के दौरान यदि वो एब्सेंट होती है जिस पीरियड के लिए, तो उसके लिए उनको हम किसी प्रकार को पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। आपको ये बैकग्राउंड बता दूं कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के पहले सबसे पहले बॉम्बे मैटरनिटी एक्ट 1929 आया था। उसके बाद फैक्ट्री एक्ट 1948 आया, जिसमें कि वर्किंग लेडीज के लिए प्लेस ऑफ वर्क पे कई प्रोविजंस आए, जहां पे उनको काम करने के लिए कई सुविधाएं देने की बात कही गई। उसके बाद एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 आया, जिसमें वर्किंग वुमेन के लिए भी मैटरनिटी से संबंधित कुछ बेनिफिट देने की बात कही गई। उसके बाद प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 है, जो कि इसमें प्लांटेशन में काम करने वाली महिलाओं के लिए मैटरनिटी से संबंधित कुछ बेनिफिट देता है। उसके बाद 1955 में वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए आया, वर्किंग जर्नलिस्ट कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1955 आया, जिसमें कि वहाँ काम करने वाली महिलाओं के लिए भी मैटरनिटी बेनिफिट देने की बात कही। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 1961 में लास्ट 259th लॉ कमीशन के रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस थी उसको इम्प्लीमेंट करी गई, और 1961 में एक कॉम्प्रिहेंसिव मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 आया। ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जानना आवश्यक है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंदर क्या क्या ऐसे प्रोविजंस हैं, खास करके महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। दोस्तों, 1961 का जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसमें महिलाओं को टोटल 12 वीक छुट्टी देने का प्रावधान था, जिसमें कि कोई भी महिला जो प्रेग्नेंट है वो एक्सपेक्टेड डिलीवरी के 6 वीक के पहले वो अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेशन दे सकती थी, और इंटीमेशन देकर वो 6 वीक पहले इंटीमेशन देकर वो छुट्टी पे बैठ सकती है, और पोस्ट डिलीवरी 6 वीक की। तो टोटल इस तरीके से उनको 12 वीक छुट्टी देने का प्रावधान था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का अमेंडमेंट आया है, जो कि 2070 में आया है। अमेंडमेंट के पहले टोटल महिलाओं को 12 वीक छुट्टी देने का प्रावधान था, जिसमें कि महिलाएं 6 वीक पहले एम्प्लॉयर को इंटीमेशन देके एब्सेंट हो सकती थी। लेकिन नए अमेंडमेंट के साथ ये पीरियड बढ़कर 8 वीक का हो गया है, यानी कि महिलाएं अभी 8 वीक पहले अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेशन देकर और एक्सपेक्टेड डिलीवरी का डेट बताकर अपने ऑफिस से एब्सेंट हो सकती हैं। दोस्तों, नए अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये भी प्रावधान लाया गया है कि जहां भी 50 से ज़्यादा महिलाएं किसी ऑफिस में काम कर रही हैं, वहां पे क्रेच फैसिलिटी एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना एक बाइंडिंग है, और उस क्रेच को विजिट करने के लिए महिलाएं उस क्रेच पे मैक्सिमम 4 बार वहां जा सकती हैं बच्चों को फीड कराने के लिए, एंड दैट पीरियड विल बी कवरिंग द इंटरवल पीरियड। जहां क्रेच फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहां पे महिलाओं को 2 हाफ एन आवर का ब्रेक देना आवश्यक है। दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि जो भी फैक्ट्रीज हैं, जो भी इस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट्स फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर काम करते हैं, वहां भी क्रेच फैसिलिटी का प्रावधान है। वहां भी ये एम्प्लॉयर के लिए बाइंडिंग है कि जहां पे महिलाएं काम करती हैं, वहां पे छोटे बच्चों के लिए क्रेच फैसिलिटी हो, क्रेच को लुक आफ्टर करने के लिए ये एक ट्रेंड लेडी हो, जिनको बच्चों को देखभाल करने की जिनकी एक्सपर्टीज हो। दोस्तों, अमेंडमेंट एक्ट 2017 की अगली जो की फैक्ट्स हैं उसमें यह है कि महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट के पहले उनके जो प्रिविलेजेस हैं मैटरनिटी बेनिफिट से संबंधित, उनको इलेक्ट्रॉनिकली या फिर किसी और माध्यम से उनको पहले बताना आवश्यक है।
तो दोस्तों आपने देखा कि बदलते समय के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत जो है विश्व का तीसरा ऐसा देश है जहां पे मैटरनिटी बेनिफिट के संबंध में 26 वीक्स छुट्टी देने का प्रावधान है। और जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है, उनके वेलफेयर के लिए, उनको इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए। और इसके साथ ही मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में आपने देखा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पता होगा कि जब मैटरनिटी लीव अभी 180 डेज करी गई है और 6 सेंट्रल पे कमीशन में इसका पीरियड 135 डेज का होता था, यानी कि पहले महिलाओं को टोटल 135 दिन छुट्टी देने का प्रावधान था, जिसको अभी 7 सीपीसी में 7 सेंट्रल पे कमीशन में बढ़ाकर उसको 180 डेज कर दिया गया है। 6 सीपीसी में टोटल कंटिन्यूएशन पीरियड जो था मैटरनिटी लीव का, उसमें 1 साल का प्रावधान था कि महिलाएं 135 डेज मैटरनिटी लीव अवेल करने के बाद वो फर्दर 1 साल तक के लिए विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स 1 साल तक अपनी छुट्टी को कंटिन्यू कर सकती थी। लेकिन दोस्तों अभी 7 सीपीसी में उसको बढ़ाकर 1 साल के पीरियड को बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया। दोस्तों मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में एक ऐसा प्रावधान था जब 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 कोई एबॉर्शन का केस आता था या कोई मिसकैरेज का केस आता था, तो उसमें भी महिलाओं को 12 वीक छुट्टी देने का प्रावधान था। बट यदि हम सीसीएस लीव रूल की बात करें तो सीसीएस लीव रूल के अंदर भी एबॉर्शन लीव या मिसकैरेज लीव देने का प्रावधान है, जो कि भी मैटरनिटी लीव के अंदर में ही आता है। और दोस्तों इसकी टोटल जो टाइम पीरियड है मैटरनिटी लीव का इन केस ऑफ एबॉर्शन और इन केस ऑफ मिसकैरेजेस, तो ये टोटल पीरियड 45 डेज का है, जिसमें कि महिलाओं के बच्चों की कोई संख्या निश्चित नहीं है। इट कैन बी इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ सर्वाइविंग चिल्ड्रन। तो मिसकैरेज लीव और एबॉर्शन लीव भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में भी प्रावधान था और सीसीएस लीव रूल के अंदर भी टोटल पूरी सर्विस के दौरान 45 डेज का एबॉर्शन लीव या मिसकैरेज लीव देने का प्रावधान है। दोस्तों अभी मैं आपको एक नई चीज अपडेट कराना चाहता हूं। 2 सितंबर को 2022 को इसी साल डीओपीएनटी ने एक नया ऑर्डर निकाला है जो कि महिलाओं के स्पेशल मैटरनिटी लीव से संबंधित है। दोस्तों स्पेशल मैटरनिटी लीव वैसे महिलाओं के लिए है जो बच्चों को जन्म देने के तुरंत बाद जिन बच्चों का डेथ हो जाता है, जिसको कि स्टील बॉर्न चाइल्ड बोल सकते हैं, या चाइल्ड बॉर्न सून आफ्टर दी बर्थ यदि उनका डेथ हो जाता है, तो वैसे जब महिला ऐसे कंडीशन में, आपको पता है कि महिलाएं बहुत ही पोटेंशियल इमोशनल हार्डशिप से गुजर रही होती है, तो कई रिप्रेजेंटेशंस डीओपीएनटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर को भेजे जा रहे थे। तो डीओपीएनटी ने इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 60 डेज स्पेशल मैटरनिटी लीव देने की घोषणा करी है, जिसमें कि कोई भी महिला स्पेशल मैटरनिटी लीव 60 डेज अवेल करने के लिए एलिजिबल है यदि बदकिस्मती से यदि कोई बच्चा जन्म लेता है और बच्चा जन्म लेने के साथ ही उसका डेथ हो जाता है। आपको पता है दोस्तों 9 महीने का जो टाइम होता है महिलाओं का प्रेगनेंसी का, वो बहुत ही क्रूशियल होता है, जिसमें कि महिलाएं बहुत ही इमोशनल और फिजिकल ट्रॉमा से गुजर रही होती हैं। डीओपीएनटी ने 2 सितंबर 2022 को ऑर्डर निकाला है, जिसमें कि ऐसे बच्चे जिनका बर्थ होने के साथ ही डेथ हो जाता है, तो स्पेशल मैटरनिटी लीव 60 डेज देने की घोषणा की गई है। दोस्तों इसका जो की पॉइंट्स है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें टोटल छुट्टी जो है वो महिलाओं को ऐसे कंडीशन में टोटल 60 दिन की छुट्टी मिलेगी। दूसरा पॉइंट है कि यदि कोई महिलाएं पहले से ही मैटरनिटी लीव अवेल कर रही होगी और बच्चे के डेथ के बाद भी उस समय उनकी मैटरनिटी लीव कंटिन्यू है, तो ऐसे महिलाओं के पास दोस्तों ऐसा ऑप्शन है कि मैटरनिटी लीव को वो किसी और लीव में कन्वर्ट कर सकती है और विदाउट प्रोडक्शन ऑफ द मेडिकल डॉक्यूमेंट्स एंड फर्दर 60 डेज का स्पेशल मैटरनिटी लीव को अवेल कर सकती है। दूसरा कंडीशन है दोस्तों कि महिला ने पहले मैटरनिटी लीव अवेल नहीं किया हो, तो डेथ के बाद बच्चे के जन्म लेने के डेथ के बाद वो 60 डेज मैटरनिटी लीव स्पेशल मैटरनिटी लीव अवेल कर सकती है। दोस्तों स्पेशल मैटरनिटी लीव अवेल करने के लिए
किसी प्रकार का कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। और ये उन महिलाओं के लिए है जो जिनकी 2 से कम सर्वाइविंग चिल्ड्रन है। तो दोस्तों दिमाग में ये सवाल आता है कि जो स्टील बॉर्न चाइल्ड है वो किसको बोलेंगे। तो स्टील बॉर्न चाइल्ड का जो क्लेरिफिकेशन दिया गया है डीओपीएनटी के ऑर्डर में, ये बताया गया है कि जन्म से लेकर 28 दिन के पीरियड तक यदि किसी बच्चे का डेथ होता है तो उसको स्टील बॉर्न चाइल्ड माना जाएगा और वैसी महिलाएं स्पेशल मैटरनिटी लीव अवेल करने की हकदार होंगी। दूसरा है दोस्तों कि यदि कोई महिला 28 वीक्स प्रेगनेंसी पीरियड के बाद किसी बच्चे को जन्म देती है और बच्चे का लाइफ जो है नहीं रह पाता है, और वैसे कंडीशन में भी ये स्पेशल मैटरनिटी लीव 60 डेज अवेल करने का एलिजिबिलिटी महिला की बनती है। और कंडीशन से है दोस्तों कि डिलीवरी जब भी होए ऐसे कंडीशन में तो ऑथराइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या ऑथराइज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट का जो प्रावधान है सीसीएस के तहत, वो या तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है उसके अंदर है, नहीं तो सेंट्रल सर्विस मेडिकल अटेंडेंट रूल 1944 के तहत है। दोस्तों अगला जो छुट्टी है जिसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा वो चाइल्ड एडॉप्शन लीव है। चाइल्ड एडॉप्शन लीव रूल 43B के अंतर्गत आता है, जिसमें वैसी महिलाएं जिनकी 2 से कम सर्वाइविंग चिल्ड्रन है वो बच्चे को गोद ले सकती है। और गोद लेने वाले बच्चे के लिए भी महिलाओं को टोटल 180 डेज छुट्टी देने का प्रावधान है। गोद लेने का कंडीशन ये है कि महिला जिसको अडॉप्ट कर रही है वो जो एडॉप्शन है वो लीगल होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान का कानून में एडॉप्शन लेने की एक प्रक्रिया है और एडॉप्शन रेगुलेशन है। जो लेटेस्ट एडॉप्शन रेगुलेशन है वो 2017 की है, जिसके अंदर कई कंडीशंस लिखी हुई हैं कि सिंगल मेल चाइल्ड किसी गर्ल को अडॉप्ट नहीं कर सकता, सिंगल मेल किसी गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता। जो अडॉप्ट कर रहा है मेल वो फिजिकली एंड मेंटली स्टेबल होना चाहिए। उसके अलावा उनके 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। तो वैलिड कहने का मतलब होता है कि दोस्तों जो भी महिला बच्चे को अडॉप्ट कर रही है वो अडॉप्शन जो है हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से लीगल होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि जो गोद लेने वाला बच्चा है उसका एज 1 साल से कम होना चाहिए। तो वैसे महिलाएं रूल 43B के तहत सीसीएस लीव रूल 1972 के तहत 180 डेज लीव लेने की हकदार है। दूसरा है कि एडॉप्शन लीव के किसी और अकाउंट से डेबिट नहीं होएगा। और पहले जो महिला लीव के पहले लीव के दौरान महिला का जो पेमेंट होगा उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। जो पेमेंट ऑन ड्यूटी रहने के दौरान वो महिला ले रही थी वैसे ही उतना ही पेमेंट एडॉप्शन लीव के लेने के दौरान भी उनको मिलता रहेगा। इसमें चाइल्ड का एक डेफिनेशन है दोस्तों, जिसमें कि गार्जियन एंड वार्ड एक्ट आता है। गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 है, जो कि वैसे बच्चों के लिए है कि यदि कोई गार्जियन बनता है किसी बच्चे का जिसको हम वार्ड बोल सकते हैं, तो यदि वो गार्जियन वार्ड एक्ट के हिसाब से, वार्ड एक्ट 1819 के हिसाब से यदि किसी परिवार ने किसी बच्चे को रखा है और फैमिली की तरह यदि उनको ट्रीट किया जा रहा है तो वैसे बच्चों के लिए भी, वैसे वार्ड के लिए भी उसमें चाइल्ड का, वैसे वार्ड के लिए भी चाइल्ड के डेफिनेशन में ये कवर होता है एडॉप्शन में। और महिलाएं जो हैं टोटल 180 डेज एडॉप्शन लीव के लिए भी इंटाइटल है, और बशर्ते कि एडॉप्शन जो है लीगल एंड वैलिड है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं अगले वीडियो में आपसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर इसी तरीके से मैं बारी बारी से चर्चा करता रहूँगा। दोस्तों इसी तरीके से मैं जब भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कोई अपडेट होएगी तो मैं आपको एक एक करके बारी बारी से आपको रूबरू कराता रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों आगे आने वाले वीडियो के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सही जानकारी दूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होगा, बहुत लाभदायी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।